हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वही हम गलती कर बैठते हैं। तो मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत समय दिया है और इसके कारण इस वीडियो को लाने में थोड़ा देर लगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपकी जो सारी जो मंशाएँ हैं, जो डर है लैंग्वेज के प्रति, वो इस वीडियो के बाद आपके ख़त्म हो जाएँगे। और आशा करूँगा कि आपकी जो भी समस्याएँ हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाए और आपके स्कोर में पहले से ज़्यादा स्कोर हो। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी जो पेपर चल रहे हैं, तो उसमें मेरे जो कुछ दोस्तों ने पेपर दिया है, तो उन्होंने बताया है कि जो परीक्षा का पैटर्न है, वो पिछले वर्ष से थोड़ा चेंजेज है। चेंजेस इन द सेंस कि जो चीज़ें पहले डायरेक्टली पूछी जाती थी, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि यू हैव टू बी वर्क ऑन द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो उस पे आपको अडिग रहना है, ठीक है। तो पहले क्या था कि डायरेक्टली क्वेश्चंस वो पूछते थे कि बताइए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो चीज़ें क्या थी कि अस्पष्ट थी कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे। बट अब उन्होंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा, बट उसमें कुछ चीज़ें जो ऑप्शंस है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। जैसे उनका मेरे दोस्त ने बताया कि उन्होंने एक ऑप्शन को कूट बनाकर पूछ रहा है कि जैसे ए बी सी होगा या बी सी ए होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो मैं अभी से भी आपको कहूँगा कि अगर आपने चीज़ों को बेसिक से अच्छे से पढ़ा है, तो आपके रिज़ल्ट होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। अगर अभी तक आपने अपने बेसिक्स पे कमांड नहीं किया है और अभी भी आप कोचिंग्स के बहुत सारे नोट्स पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आप प्लीज़ उसे रोकें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आप भले ही अभी 90, 100, 120, 130 स्कोर कर रहे हो, बट हो सकता है कि वहाँ पे आप शॉक हो जाओ। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि ये जितने दिन एग्ज़ाम के समय बाकी है, तो आप उसे डिवाइड करके पढ़ो। जैसे कुछ समय आप 2 चीज़ों को समझने का, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस बनाने का और कुछ चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर वो वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछ रहे हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछ रहे हैं, तो कितने चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है या उसका मेथड क्या है। आप चीज़ों को समझो कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या डाले हैं, उनका क्या उद्देश्य है। मैंने उनसे ये भी पूछा, मैं ये सच बोल रहा हूँ, मैं 1-2 दिन में उसको बोला भी हूँ कि आप प्लीज़ सच-सच जो भी आपने एनालिसिस किया एग्ज़ाम में, तो वो रिव्यू वो बताएँगे, तो मैं प्रयास करूँगा कि उनके माध्यम से एक वीडियो बहुत ही शॉर्ट में आपको लाऊँ। तो उन्हों से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि जो कुछ वीडियो जो मैंने डाले हैं, वो बहुत ही उनके काम आए। अगर आपको अच्छा लगे, आपके पास समय हो, तो मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ वीडियोज़ जो इम्पोर्टेंट उन्हें लगा है पर्सनली। मेरे हिसाब से तो सारे वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन वीडियोज़ को देख भी लिया जो पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो आप ट्राई करें कि चीज़ों को फिर से समझें। आप इतने अच्छे पकड़ उस पे बना लो कि चीज़ें आपको वहाँ पे जाकर बोरियत ना लगे, बोझ ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, ठीक है? तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं जो 2-4 वीडियोज़ अभी बता रहा हूँ, उसे आप प्लीज़ रेफ़र कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। आपको जैसे एग्ज़ाम में जाना है जाइए, अपनी मज़बूती पर विश्वास रखिए, डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा। पहला वीडियो जो मैंने ये उर्दू पैसेज वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि इससे उन्हें बहुत हेल्प मिली है। जैसे इसमें मैंने बताया है कि रचनात्मकता, अगर आपको उर्दू में कोई चीज़ें नहीं आ रही, तो कैसे आप हिंदी में रचनात्मकता जान रहे हो, अधिगम जान रहे हो, ठीक है? तो कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो। एक कैसे उस्ताद बेहतर अपने जो छात्र है उसके लिए पढ़ा सकते हैं वो। तो उसके बारे में मैंने जो चीज़ें डिटेल्स में बताई थी, या कैसे मुख्तराज़ क्या है, तो इस तरीके जो मैंने शॉर्ट चीज़ें बताई हैं, या पैसेज सॉल्व करने का टेक्निक, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। ये उर्दू के लिए वेरी मस्ट है। आप इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्पेशली उर्दू के लिए।
एक उन्होंने बताया कि इसमें का जो एवीएस में जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस की है, या जो भी छोटे-छोटे मैंने जो पेडागोगी के टर्म बताए हैं वो, और ये हिंदी का जो है, हिंदी, और एक ये उन्होंने बताया मैथ का, ठीक है? ये 3 वीडियो और 1-2 और मैं बता देता हूँ, जहाँ से उन्होंने बोला कि सारे प्रश्न आए थे। ये उन्होंने बोला कि सिद्धांत के जो भी चीज़ें थी जो बहुत ही डिटेल में पूछ रहे हैं। अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्याजे का क्या सिद्धांत है, संगनात्मकता सिद्धांत क्या है। तो मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में बताया है, और अगर वो 3 कूट पूछे, 4 कूट पूछे, फिर भी इसी से प्रश्न आएँगे। तो आप एक इन्हें रेफ़र करना, और ये वीडियो जो मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ, और उन्होंने बताया भी कि ये कैसे 40 मिनट आई थिंक इस वीडियो का अवधि है, और कैसे उन्होंने 40 मिनट को रियलाइज़ किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पर्सनली कहूँगा कि आपको अच्छा लगे ना लगे, बट इस वीडियो को आप एक बार नहीं यार 5 बार देख लो। 40 बचे 200, 3 घंटे आपको 5 बार देखने में लगेंगे, बट इसका जो आउटपुट है ना, जो इसका आउटकम आपको मिलेगा, वो 10 घंटे का वीडियो में भी नहीं मिलेगा। मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर को बहुत ही नज़दीक से रियलाइज़ किया और एनालिसिस किया। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो यहीं पे मैं इतना ही बताता हूँ, फिर वो जैसे रिव्यू कल देंगे तो मैं 2-3 दिन में उनका वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है? आज मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डिस्कस करने, इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है, और चीज़ों को मैंने एकदम नज़दीक से देखा है कि एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछता क्या है। मेरे लास्ट ईयर उर्दू पेपर थे, बट इस साल मेरे सेकेंड पेपर मुझे देना है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था। तो मैंने इंग्लिश को इस बार एनालिसिस किया है। तो जो कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो इसमें मैं बताने वाला हूँ, आप प्लीज़ उसको नोट कर लेना, और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस सेट में देखना। आपको ज़रूर पता चलेगा कि अभी तक आप किस मोशन में बढ़ रहे थे, आपको क्या चीज़ें सिखाई जा रही थी, और एक्चुअली में जो डिमांड ऑफ एग्ज़ाम है वो क्या था। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको भी, बहुत ही, क्योंकि अभी बहुत ही एग्ज़ाम का क्या बोलते हैं, मौसम आप बोल लो, जैसे ठंड का मौसम है वैसे ही एग्ज़ाम का मौसम है। किसी का बीए, किसी का एमए, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसका नाम ही रखा है कि हाउ टू सॉल्व पैसेज, और हाउ टू सॉल्व पेडागोगी, ठीक है? तो मैंने पेडागोगी लिखने से भूल गया हूँ, बट इंग्लिश लैंग्वेज का सारे 30 क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बताऊंगा, और टेक्निक भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक करते हो, क्या क्या आपसे गलतियाँ होती, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है? आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखना, अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं है। लास्ट में मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे उस पे ईमेल करना, मैं डेफ़िनेटली आपको डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही। तो पहला है कि टिप्स टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट बिफोर सॉल्विंग दिस पेपर। कुछ जो पॉइंट है, कुछ जो बिंदु है, जो आपको ध्यान रखने हैं अंग्रेजी के क्वेश्चंस को बनाने के टर्म में, वो है, पहला पॉइंट है कि डिमांड ऑफ पैसेज, यानी जो पैसेज का डिमांड है, क्या वो गद्यांश में पूछ रहे हैं, इसको आपको जानकारी होना चाहिए। वो कैसे चलेगा, तो वो पढ़ने के बाद, ठीक है? दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, यानी जो पैसेज में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसकी थोड़ी बहुत ही समझ। मैं मानता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं, बिल्कुल आपको ज़ीरो है। फिर भी कुछ चीज़ों, तो जैसे आप एप्पल जान रहे हो ना, गुड मीन्स अच्छा जान रहे हो ना, वर्क मीन्स काम करना जान रहे हो ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको भी अगर आपने उसमें समझा, तो ये कहीं ना कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बना देगा। जैसे हिंदी गद्यांश में बना दिया जाता है कि राम आम खाता है, राम कहीं जाता है, तो इस प्रकार सब छोटी छोटी चीज़ें अगर पैसेज का समझते हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है? तीसरी आपको जो इसमें जो ध्यान देना है, जो तीसरा एस्पेक्ट इस पैसेज में पूछता है, वो है कि व्हाट एग्जैक्टली ऑथर इज ट्राइंग टू से इन दिस स्टोरी और पीएम। यानी जो लेखक है वो एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, और वो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न में, और वो जो क्वेश्चन जो उसमें मेंशन है वो एक्चुअली उसका डिमांड क्या है। देखो हिंदी लैंग्वेज में क्या है, या पेपर लैंग्वेज वन जो है, उसमें डायरेक्टली पैसेज में मेंशन रहती हैं चीज़ें, ठीक है? बट पेपर, सॉरी, जो लैंग्वेज टू है
उसमें क्या होता है कि चीज़ें डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली होती है। उसमें ऑथर जो चीज़ें लिखेगा ना, तो वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछेंगे। जैसे वो अगर वहाँ पे लिखता है राम, तो वो राम ना पूछकर ही पूछ दे, ठीक है? तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो राम की जगह ही का प्रयोग कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको तो ये कैसे आएगा, पहले आपने पैसेज को पढ़ा, फिर पैसेज को समझा, और फिर आपको क्या करना है कि जो लेखक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को याद करना है कि वो क्या एक्चुअली बोल रहे हैं। चौथा मैंने जो लिखा है कि अगर आपको लैंग्वेज के जो पैसेज उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली क्या करो, उसको ट्रांसलेट कर लो। ट्रांसलेट जो मैंने अभी भी बताया कि आपको पैसेज को, जो मातृभाषा आपको भोजपुरी आ रही, तो भोजपुरी में ही आपको चलो राम प्लेस क्रिकेट, तो आपको नहीं पता कि राम क्रिकेट खेलता है, तो आपने क्या किया कि थोड़ा भी प्लेस खेलना जान रहे हो ना, राम राम तो जान रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें आपको तोड़ देनी है कि आपको अगर समझ में भी नहीं, 10 वर्ड है अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, तो 10 आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2 तो आएँगे ना समझ में, 2 नहीं आ रहे, 1 आएँगे, मैक्सिमम 10 में 5-6 सबको समझ में आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को करनी है। उसके अलावा जो मैं हमेशा सभी वीडियो में बोलता हूँ, कीवर्ड का बहुत वैल्यू है यार। कीवर्ड का जैसे उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो इस तरीके से वो कीवर्ड है एग्ज़ाम के पेडागोगी का। तो उसी तरीके से इंग्लिश में जो कुछ जो वर्ड है जो आपको याद रखने हैं, वो है जैसे सिमिलर, जिससे वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मी व्हिच वर्ड इज़ सिमिलर मीनिंग, तो आपको पता है, ठीक है ना, कि सिमिलर मीनिंग किसका क्या होता है, ठीक है? जैसे फिर वो दूसरा पूछते हैं कि मीनिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, या पूछेंगे मीनिंग क्या है, उसका डिफरेंट फॉर्म, जैसे वो पूछ देंगे कि अगर वो एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है तो पैसिव क्या होगा, ठीक है? जैसे असर्टिव में लिखा हुआ है तो पूछेंगे कि इसका इन्फॉर्मेटिव क्या है। तो इस तरीके से चीज़ें वो पूछते हैं। तो मैं अभी आपको इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा, और मैंने क्या किया है कि इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया। इससे जब आप डबल में वीडियो देखोगे, तो अगर मेरी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं है, तो आप हिंदी ट्रांसलेटर को भी पढ़ सकते हो। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें पहले इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से पढ़ देता हूँ, और फिर हिंदी में, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको 5-6 पॉइंट जो है आपको ज़रूर याद रखने हैं। आप क्या करना, क्या वीडियो को पॉज़ करके इसको नोट कर लेना प्लीज़। ये बहुत काम आएँगे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आते हैं। बट आपको यहाँ पे रिसर्च नहीं करनी, अब आपके एग्ज़ाम के बहुत कम समय है, तो आपको चीज़ें फ़ास्ट वे में करनी है। तो ये है पहला हमारा पैसेज। तो सिंपली हम क्या करेंगे पैसेज के बारे में, सिंपली कुछ नहीं करना, सीधे आपको एक-एक जो वर्ड है पढ़ना है। जैसे आप 30 मिनट आपको वहाँ पे मान के चलो कि आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में बनाने हैं ना, तो आप मान लो कि मुझे 10 मिनट लैंग्वेज ये जो पारा है इसको पढ़ने में देना है। 5 मिनट पहला पारा को और 5 मिनट दूसरा पारा को। ठीक है, तो जैसे आपको पढ़ना है पहले सीधे कि द सुपरवाइज़र वुड हैव टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल फर्स्ट। अब आपको यहाँ पे जैसे इंग्लिश का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन जिसे समझ में आता है तो वो थोड़ा बहुत ही समझेंगे कि द सुपरवाइज़र वुड हैव टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल फर्स्ट। माने जो सुपरवाइज़र है उसको सबसे पहले आदमी जो है, मनुष्य जो है, लोग हैं, उसके प्रति अपना एटीट्यूड यानी जो अपना व्यवहार है उसे चेंज यानी बदलना चाहिए। तो आप देखो, आपको अगर समझ में नहीं ना आए तो आप क्या करना कि जैसे यहाँ पे सुपरवाइज़र है, तो आपको सुपरवाइज़र पता है, वुड हैव टू चेंज, वुड हैव टू आपको मान लो समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, आपको चेंज समझ में आ गया ना कि चेंज का मतलब परिवर्तन करना या बदलना होता। एटीट्यूड तो आप सब जानते हो, एटीट्यूड मतलब, ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा रुबाब में रहना, ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज़ें आप समझो। अब आपको यहाँ पे जैसे टुवार्ड समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, टुवार्ड को छोड़ देना है। फिर क्या करना है, पीपल फर्स्ट, यानी आप जानो पीपल का मतलब लोग जानते हो, फर्स्ट का मतलब पहले। तो आपने क्या देखा कि इसमें सारे वर्ड आपको पता नहीं, आपको पहला पता चल गया कि अरे यार सुपरवाइज़र होता है, तो आपको एक वर्ड यहाँ सुपरवाइज़र पता चल गया, दूसरा चेंज यहाँ पता चल गया, तीसरा एटीट्यूड, और चौथा पीपल फर्स्ट। क्या आपको नहीं लगता कि इससे इस सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है? सुपरवाइज़र चेंज माने सुपरवाइज़र बदले,
एटीट्यूड मतलब व्यवहार, यानी सुपरवाइज़र अपना व्यवहार बदले, किसके लिए? पीपल फर्स्ट, यानी लोगों के लिए। तो आपको समझ में आया? आपको टुवर्ड्स का मीनिंग भी पता नहीं है, वुड हैव टू का भी पता नहीं, फिर भी आपके मतलब तो निकल रहे हैं ना कि सुपरवाइज़र बदले व्यवहार लोगों से पहले। तो आपको एक आइडिया लग गया कि अच्छा, सुपरवाइज़र को अपना व्यवहार बदलना है लोगों के प्रति। तो आपको मैंने यहाँ पे एक लाइन बता दिया। अब आपको क्या करना है कि पूरे जो मैं पैसेज बता दूँगा और हिंदी में जब इसको बता दूँगा, तो आपको क्या करना है कि इसी चीज़ को हिंदी वाला आपको नहीं देखना है, ठीक है? आपको इंग्लिश वाला को ऐसे ही अंडरलाइन कर के आपको चीज़ों को मार्क कर के समझना है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हो, तो आपको सीधे क्वेश्चन जैसे मैं भी बताऊँगा उस पैटर्न पे सॉल्व करना है। अदरवाइज़ आप इस मेथड को ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत काम आएँगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अब मैं आगे अगर सबको ऐसे ही ट्रांसलेट करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो मैंने एक आपको ओवरव्यू बता दिया है, ठीक है? अब मैं आगे पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ और उसका हिंदी जो ट्रांसलेट मैंने किया है, जो मैंने अपने उसमें देखो गूगल ट्रांसलेट बहुत गलत देता है, तो इसलिए मैंने अपना ही उसमें ट्रांसलेट किया जिससे सभी को लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है? तो ये हो गया, आपको क्या करना है कि घर पे प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही कर के एक-एक लाइन को। अभी कितना भी है तो 5 दिन, 9 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे ना, तो 5 दिन मोर देन इनफ है इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए, ठीक है? तो मैं आगे करता हूँ फिर। अब आगे क्या करना है कि आप डायरेक्टली इसको पढ़ लो। द स्टाफ अंडर हिम मस्ट बी प्रिसीव्ड एज ह्यूमन बींग्स विद फीलिंग एंड नीड्स, दे आर नॉट automations within a complex work machinery. One of the greatest needs of today worker is to have a feeling that he is control of his workplace and not vice versa. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। The best ways to satisfy this need as far as possible, he must feel firstly that his work is meaningful. To do this, the supervisor must delegate responsibility and limited authority for the man to execute his job well. The subordinate must be properly trained to assume responsibility and authority. Once he is ready to assume these, he can be made accountable for his job. Very often, supervisors assume all responsibility and accountability for fear of losing control of the workplace. This makes worker under him pawns in a vast chessboard. Delegating accountability gives the worker a purpose in life and the need to do a job well. Most important is to sit with each worker and chalk out common objectives and agreed norm to achieve them. This gives workers a security as to what is expected of them. When he has met his objectives, he certainly has a feeling of achievement. This feeling of achievement is the greatest motivator. ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में आपको पूरी लैंग्वेज बता दी। अभी मैं एक-एक को क्यों नहीं बता रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? और ज़्यादा लंबी वीडियो ना बोरियत महसूस कराती है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आपको बोरियत होना है, जितना देर मैं बताऊँ उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने जो पहला आपको सेंटेंस बताया, इस तरीके से आपको घर पे क्या करना है कि चीज़ों को समझना है। नहीं समझ में तो फिर जाके ट्रांसलेटर जो मैं इसमें किया हूँ उसको ट्रांसलेट, इसको आपको देखना है। तो मैं एक कहानी को सार बता दे रहा हूँ कि पहले लोगों को प्रति पर्यवेक्षक को, यानी जो सुपरवाइज़र है उसको अपना रवैया बदलना चाहिए या बदलना होगा, जो भी हो। उसके अधीन कर्मचारियों को भावनाओं और ज़रूरतों के साथ इंसानों के रूप में माना जाना चाहिए। यानी उसके साथ जो गंद व्यवहार जो किया जाता है, वो एक इंसानियत के रूप में होना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। वे एक जटिल कार्य मशीनरी के भीतर स्वचालन नहीं, यानी जो मशीन का जो काम है वो मशीन के लिए, ना कि कोई इंसान उसके अंदर जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है? आज के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक यह महसूस करना है कि वो अपने कार्यस्थल के नियंत्रण में है, इसके विपरीत नहीं। जहाँ तक संभव हो उसके ज़रूरत को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है।
यानी जो संभव हो, माने जो उसकी ज़रूरतें हैं, अगर आप उसे पूरा करते हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ें नीड्स फ़ील करेगा। कहीं न कहीं लगेगा कि जो चीज़ें हो रही वो मेरे अनुकूल हो रहा है, ठीक है? उसे सबसे पहले यह महसूस करना चाहिए कि उसका काम सार्थक है, यानी जो वो काम कर रहा है वो सार्थक है, एक साधन है, कहीं उसके जीवन यापन के लिए, उसके कल के लिए, ठीक है? ऐसा करने के लिए पर्यवेक्षक को अपने काम को अच्छी तरीके से निष्पादित करने के लिए जिम्मेदारी और सीमित अधिकार सौंपना चाहिए। यानी एक सुपरवाइज़र को किसी को मज़दूर को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अच्छा कर रहा है या उसका काम सार्थक है, उसका काम एक ज़िम्मेदारी वाला है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मज़दूर को भी कुछ अधिकार दे, जिससे उसे लगे कि वो जो चीज़ें कर रहा है, वो कहीं न कहीं उसके हक में हो रहा है। कहीं न कहीं उसके जो बातें हैं, उसे लोग समझ रहे हैं, उसके बातों को उसके जो मालिक हैं, सुपरवाइज़र, वो समझ रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, कि उसे कुछ ज़िम्मेदारी दें, अच्छी ज़िम्मेदारियाँ दें, कुछ अधिकार दें, कुछ स्वतंत्रता दें। कुछ उसे करने की अपना व्यू दें, तो इस तरीके से चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है? अधीनस्थ को जिम्मेदारी और अधिकार ग्रहण करने के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक बार जब वह इन्हें मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे अपने काम के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है। बहुत बार पर्यवेक्षक कार्य स्तर पर नियंत्रण खोने के डर से सारी जिम्मेदारियां और जवाबदेही अपने ऊपर ले लेता है। यानी बहुत समय ऐसी देखी जाती है कि सुपरवाइजर जो होता है कि उसे डर लगता है कि जो अगर मैं कठोर रवैया नहीं अपनाऊंगा, अगर मैं सॉफ्ट नीति अपनाऊंगा, तो जो वर्कर्स हैं वो कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो जो वो काम कर रहे हैं, वो उसमें पीछे हट सकते हैं। तो उसे लगता है कि अगर मैं इस पे चिल्लाऊँगा, शाउटिंग करूँगा, तो वो जवाबदेही उसकी सुनिश्चित रहेगी और जो क्रियाएँ हो रही, वो कहीं न कहीं एक प्रॉपर वे में चलती रहेगी। ठीक है? यह उसके अधीन काम करने वालों को एक विशाल शतरंज की बिसात में मोहरा बना देता है। यानी जो वो चीज़ें कर रहा है, जो उसे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो जवाबदेही है, वो सही है। तो वो जो शतरंज की बिसात का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है पोएट, कि जो शतरंज के बिसात में जैसे मोहरे जो होते हैं, वो सिर्फ़ काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक समय के बाद उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, तो उन्हें कट करके बाहर रख दिया जाता है। तो वही कहीं न कहीं मज़दूरों के साथ हो सकता है, जिस प्रकार का सुपरवाइज़र का सोच है। उत्तरदायित्व सौंपने से कार्यकर्ता को जीवन में एक उद्देश्य और अच्छी तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है। यानी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, तो उसे लगता है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं एक उद्देश्य है, कहीं न कहीं एक पर्पस है, कहीं न कहीं मेरे लाइफ़ का एक आधार है, जो मेरे जीवन को अच्छी दिशा में ले जाए। जैसे आप अगर सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको यहाँ से नौकरी नहीं मिलती, यहाँ आपको ये पर्पस नहीं होता है कि मुझे सीटेट की नौकरी पास करने के बाद सीटेट मुझे टीचर की नौकरी नहीं होगी, तो कहीं न कहीं आप ये चीज़ें जो आज हार्ड वर्क कर रहे हो वो आप नहीं करते, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ बैठना और समान उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना। इससे कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है। जब वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है तो उसे निश्चित रूप से उपलब्धि की अनुभूति होती है। उपलब्धि की यह भावना सबसे बड़ा प्रेरक है। तो आपको कहानी समझ में आई या नहीं? तो कहानी में जो कह रहा है, पहला जो है शुरुआती कर रहा है कि कोई अगर सुपरवाइज़र है, तो उसे कहीं न कहीं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करना चाहिए, वो लचीला होना चाहिए, जिससे जो मज़दूर है उसे भी थोड़ा ये सहज महसूस हो कि मैं एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, जो सारी क्रियाएँ करता है, जो चीज़ें जो करता है उसको उसे सहानुभूति मिले, प्रोत्साहन मिले, उसका कोई उद्देश्य जो है उसे वो हल करे या उसे कोई जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए, जिसको प्राप्त करने के बाद उसे इस बात का एहसास हो कि हाँ, हमने भी कुछ चीज़ें की हैं। तो ये इसका बेसिक सा मतलब है इस पूरे स्टोरी का। अब हम इसका क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, एक सेकंड, शायद दूसरा है ये क्या? नहीं, ये जो पहला प्रश्न है हमारा कि अ ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टुवार्ड्स हिज स्टाफ इज नेसेसरी टू।
यानी जो एक मानवीय व्यवहार है, जो सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक का जो भाग है, वो स्टाफ के प्रति ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? प्रश्न ये पूछ रहा है। यानी क्या ज़रूरी है सुपरवाइज़र को कि एक मानवीय व्यवहार अपने स्टाफ के प्रति रखें, ठीक? तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो आपको पता है कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? जिससे उसे लगे कि वो जो चीज़ें कर रहा है, उसे उसकी सहानुभूति मिल रही, उसको उससे प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे उसे एक उद्देश्य मिल रहा है, उससे उसे कोई चीज़ें करने के लिए एक फॉर्म्स मिल रहा है, ठीक है? उसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि हम भी मशीनों की तरह, हम भी मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको कहानी याद आया कि नहीं? तो आपको क्या, आपने कहानी को अगर स्टोरी से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें ये रिकॉल हो गई होगी, ठीक है? तो अगर आपको कहानी याद है तो आपको क्वेश्चंस पैसेज पे डबल जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करो। और अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो आप फिर पैसेज में जाना। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक कहानी जो हमें याद है पैसेज, उसके आधार पे सॉल्व करते हैं और फिर पैसेज के आधार पे करते हैं। पहला है गेट देम टू वर्क, दूसरा है कीप देम हैप्पी, तीसरा है हैव अ कॉगेनियल एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस, और चौथा है गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो चौथा आप देख रहे हो, गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, यानी उसे एहसास हो कि वो सबसे अच्छा है, जो सभी है उसमें वो बेस्ट है, इस प्रकार की उसे अनुभूति हो। तो ये आपको तो डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया कि इसका उत्तर क्या है। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या है, ठीक है, तो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो हम सीधे चले आएंगे पैसेज में, ठीक है? पैसेज में जब हम आएंगे तो एक तो आप कर सकते हो कि डायरेक्टली आप एक एक लाइन पढ़ो, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है कि अभी मैं चलो पहले आप पढ़ कर ही देख लो। जैसे है, द सुपरवाइजर वुड हैव टू चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड पीपल फर्स्ट, द स्टाफ अंडर हिम मस्ट बी perceived as human being with feelings and need. They are not automations within a complex work machinery. One of the greatest needs of today worker is to have a feeling that he is in control of his workplace and not vice versa. The best way is to satisfy this need as far as possible. तो आपको यहाँ पे मिल गया ना, द बेस्ट वे इज सेटिस्फाई दिस नीड एज फार एज पॉसिबल। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न क्या पूछा? तो आपको क्या करना है कि ये जो है, ये यहाँ पे आपको मिल गया कि ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये देख रहे हो जो क्वेश्चंस, ये जो मेंशन है तो ये क्या है, आखिरी है। यहाँ पे आपको पॉइंट है, यानी इसके पहले ही सेंटेंस में इसकी बातें कह दी गई है। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं रहता तो हमें लगता है कि नहीं, इसके अगले सेंटेंस में इसकी बात कही गई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, द ग्रेटेस्ट नीड्स ऑफ टुडे वर्कर इज हैव टू अ फीलिंग दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ हिज वर्क प्लेस एंड नॉट वाइस पर्सन। और देखिए ऊपर में भी पढ़िए, द स्टाफ अंडर हिम मस्ट हैव बी प्रिसीव्ड एज ह्यूमन बींग्स विथ फीलिंग्स एंड नीड्स, ठीक है? यानी जो स्टाफ है उसे ये महसूस होना चाहिए, या उसे ये अनुभूति प्राप्त होना चाहिए कि वो एक मानवीय व्यवहार, एक मानवीय जो किसी के साथ चीज़ें होती है उसका उसे वो महसूस हो रहा है, उसको वो कर रहा है, उसको वो जी रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स है, ना कि वो एक कॉम्प्लेक्स वर्क मशीनरी की तरह है, ठीक है? तो यहाँ से आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो कैसे सॉल्व करना है आपको पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं प्रश्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक अ वर्कर, ठीक है? यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसी वर्कर को क्या बनाता है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। ये किसी वर्कर को कैसे बनाता है? तो आपको पता है कैसे बनाएगा, अगर वो जॉब प्रॉपर करेगा, अगर उसे ये एहसास होगा कि चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो सही दिशा में है, ठीक है?
अब चलिए देखते हैं इसका कैसे पैसेज में है। तो मैंने क्या किया कि मैं तो पैसेज को पढ़ चुका हूँ, आप प्लीज़ घर पे अच्छे से पढ़ना। अभी मैं फिर से सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्टली उस पैसेज को पढ़ता हूँ जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। तो अभी तक यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ। ही मस्ट फील फर्स्टली दैट इज वर्क इज मीनिंगफुल, यानी वो उसे एहसास होना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है वो अर्थपूर्ण है। और प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व मेक अ वर्कर, क्या बनाता है वर्कर को, तो क्या बनाता है कि टू डू हिज जॉब प्रॉपरली। तो आपने देखा कि कैसे चीज़ें आसानी से आप कर सकते हो। बस थोड़ा आपको क्या मेहनत करना है, जो मैंने शुरू में बताया कि आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, उसके मतलब को समझना है, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चंस आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चंस भी उसी तरीके का है। तो आप इस क्वेश्चंस को मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको बनाओ और आप इसका उत्तर इसमें कमेंट बॉक्स में दो, तो मुझे लगेगा कि आपने चीज़ों को समझा है। फिर कैसे करना है कि आपको क्या करना, सिंपली इसको अंडरलाइन करना है पूरे सेंटेंस को। अगर सेंटेंस समझ में आ रही तो आपको डायरेक्टली उत्तर देना है। अगर सेंटेंस समझ में ना आए तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। तो ये आप बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ सब ऑर्डिनेट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू अचीव देम इज। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, उसी मेथड पे बनेंगे। तो आपको भी ये क्वेश्चंस बनाना है कि ये कैसे ऑब्जेक्टिव जो है कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको करना है। तो मैंने आपको 2-3 मेथड बताया। अगला है द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इज, ये भी पैसेज से रिलेटेड है, तो आप भी इसको सॉल्व करो। तो अगर ये 3-4 क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, दैट मीन्स आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। अगला जो पैसेज है जो 82 से 90 में है, फिर मैं वही चीज़ें कहूँगा कि आपको सिंपली क्या करना है, एक एक चीज़ को पहले, जैसे वन संडे मॉर्निंग यानी एक रविवार की सुबह, ठीक है, आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द सबवे इन मुंबई, यानी सबवे जो सबवे को कहा जाता है मेट्रो वगैरह, ठीक है ना। तो उसमें मैं एक रविवार की सुबह मुंबई में सफ़र कर रहा था, यात्रा कर रहा था। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है कि आपको अंडरलाइन करनी है और फिर उसी तरीके से जो मैं पहला पैसेज में बताया हूँ वैसे ही सारी चीज़ों को करना है। और मैं चाहूँगा कि ये जो पैसेज है इसको आप अच्छे से समझो, और मैंने इसका भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो पहले आपको क्या करनी है कि इसको अच्छे से, मैं धीरे धीरे चला देता हूँ, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है, और फिर जाके आपको क्वेश्चंस बनानी है। आपको थोड़ा भी नहीं बनाना, आप टाइम देखो, अभी टाइम है आपके पास, तो आपको चीज़ें करने के लिए बहुत समय है। तो आप क्या करो कि ईज़िली इसे क्या करो, अच्छे से पढ़ो, एक-एक वर्ड को समझो। वर्ड समझ में नहीं तो फिर वही मेथड अपनाओ कि चीज़ों को तोड़कर समझना है। 10 वर्ड यार, 10 में 10 समझ में नहीं आएँगे, लेकिन 10 में 5 तो समझ में आएँगे, 10 में 4 ही समझ में आएँगे ना। तो आपको उसी 4 के सहारे उत्तर देना है, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो 2-4 मार्क्स ही हमारे लिए कहीं न कहीं वो गला का हड्डी जो कहते हैं वो बन जाएगा, और फिर हमारा रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ऐसे तरीके से मैंने इसका हिंदी में भी दे दिया है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी को देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देख लो और इसको फिर से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है? तो आपको ऐसे ही चीज़ें करनी है। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लेना इसको और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा आपके कमेंट में ही। ठीक है? तो इसको भी कैसे बनाना है, फिर वही चीज़ें करनी क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड डेलीगेट। हाँ, अब ये देखो, ये नया चीज़ आ गया, ये पैसेज का नहीं। अब देखो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेलीगेट से सिमिलर है, यानी समान है।
तो आपको पता है डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है ज़िम्मेदारी, ठीक है? डेलीगेट का मतलब होता है ज़िम्मेदारी। अब बहुत से लोगों को डेलीगेट का मतलब नहीं पता है और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सिमिलर यानी समान कौन है? तो इसको आप नोट कर लेना, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। तो आपको एक पता चल गया कि सीटेट में सिमिलर करके एक क्वेश्चन पूछता है और सिमिलर का मतलब होता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो आपको सिमिलर का जैसे अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का तो होगा नहीं, ठीक है ना? सुपरवाइजर, तो अभी आपने देखा कि सुपरवाइजर कहाँ से जिम्मेदारी का अर्थ होगा, तो सुपरवाइजर भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन इन ट्रस्ट का भी अर्थ होता है जिम्मेदारी। तो जिनका इंग्लिश मजबूत है वो तो डायरेक्टली इन ट्रस्ट जान जाएंगे कि हाँ, डेलीगेट का मतलब जिम्मेदारी होता है, तो इन ट्रस्ट का भी मतलब जिम्मेदारी होता है, ठीक है? ये एक नया चीज़ है। तो आप क्या करेंगे कि सिमिलर को नोट कर लेंगे और ट्राई करेंगे 10 से 20 वर्ड कम से कम सॉल्व करें कि कौन सा सिमिलर है, कैसे एक ही वर्ड के कई मीनिंग है, ठीक है ना? आप पर्यायवाची शब्द की तरह मान लो ना कि हिंदी लैंग्वेज में पर्यायवाची पूछते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में सिमिलर पूछते हैं। अगला, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आया कि इसमें वो प्रश्न पूछ रहा है कि द वर्ड ओब्लीवियस, यानी जो शब्द जो है ओब्लीवियस, इसका मीन्स का मतलब, इसका माना पूछ रहा है। तो आप ऐसे ही क्या करेंगे कि मीन्स आपको पता चल गया कि अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा ओब्लीवियस जो है इसका अर्थ होता है बेखबर। तो आपको बेखबर पता नहीं है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, इसमें साफ मेंशन है कि पारा 3 में ये क्वेश्चंस है। तो आपको डायरेक्टली कहाँ चले जाना है? पारा 3 में। तो स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं पारा 3 में। आप इसको अच्छे से पढ़ना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कहाँ है। तो यहाँ पे है ओब्लिवियस, ठीक है? तो यहाँ पे ओब्लिवियस मेंशन है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। द मैन सैट, सैट यानी ये पास्ट में दिया हुआ, नेक्स्ट टू मी एंड क्लोज्ड हिज आइज apparently oblivious to the situations, यानी जो इंसान जो है, जो बैठा हुआ है उसके ठीक आगे, जो अपनी आंख को बंद किया हुआ है और apparently oblivious to the situation, यानी वो सिचुएशंस जो है उससे वो बेखबर है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो एक इंसान है जो उसके ठीक सामने में बैठा हुआ राइटर का, ऑथर का, तो वो बेखबर है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशंस है, ठीक है ना? तो प्रश्न ये पूछ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे इसका अर्थ समझ लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है कि क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाना है और क्वेश्चंस में अब आपको क्या करना है कि देखना है कि बेखबर उसने पूछा है और मुझे डायरेक्टली नहीं पता है, तो वो उसको सिचुएशन से भी बेखबर है, उसको पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि वो अनअवेयर है, यानी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही है उसके पास। तो आपको ओब्लिवियस भी नहीं पता, लेकिन देख रहे हो कि यार सिचुएशंस लिख रहा है वहाँ पे, एक आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नो डाउट। ये क्वेश्चंस बनाने में थोड़े मेहनत लगेंगे क्योंकि इसके वर्ड को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हमारे पास और तो है ना, जैसे ये इस टाइप के 2 ही 4 क्वेश्चंस है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे मैं आगे बताता हूँ। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या पूछ रहे हैं? अपोजिट इन मीनिंग, यानी जो मतलब है इसका उल्टा क्या है? तो पहला पूछा है कॉम्पैशन। अब आपको पता है कि कॉम्पैशन का मतलब क्या होता है, तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हो। जैसे कॉम्पैशन का मतलब होता है दया, और जो क्रूएलिटी का मतलब होता है कि दया के उल्टा, यानी वो उसके मन में दया नहीं है, ठीक है? तो आपको पता चलेगा। डिसलाइक का मतलब होता है कि लाइक नहीं करना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दया, कॉम्पैशन, और कॉम्पैशन का उल्टा है, उल्टा का मतलब विलोम पूछ रहा है यहाँ पे। देख लो, हिंदी की सारी चीज़ें बस यहाँ पे वर्ड का खेल है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज उतने अच्छे से जानते नहीं, जिसके कारण हमें प्रश्न बनाने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पैसेज पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन में क्या है कि पारा 6, तो जिनका कमज़ोर है इंग्लिश, वो क्या करेंगे कि अच्छे से पारा जो सेंटेंस है उसे पढ़ेंगे और फिर इसका मतलब निकालने का प्रयास करेंगे। अगला देख लो, ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे उन्होंने सेंटेंस दे दिया कि आई फेल्ड डेफिनेटली, यानी मैं अलग महसूस कर रहा था।
फेल्ड का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द टेंस ऑफ द एबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जो टेंस है, जो ऊपर दिया हुआ वाक्य है, उसको क्या करना है कि चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। क्या सेंटेंस दिया हुआ कि आई फेल्ट डिफरेंटली। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, टेंस पढ़ा होगा, तो ये आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला डालो और सीधे बना लो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप आई फेल डेफिनेटली जान रहे हो, तो आई एम फीलिंग डिफरेंटली। तो ये तो आपसे बनने चाहिए थे। तो आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं समझ में आए बिकॉज ऑफ वर्ड, माने वर्ड वहाँ पे उतने हार्ड थे, बट ये तो समझ में आया, तो ये सही होने की पूरी संभावना है। अगला देखो, अगला पूछ रहा है माई इरिटेशन वैनिस्ड, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है पैसिव। मान लो अगर आपको इंट्रोगेटिव बहुत टफ लग रहा है ना, तो आप इसको पैसिव मान लो, लेकिन ये पैसिव जो चेंज होता है, ये V3 में नहीं होता है कि V1 है तो V3 में चेंज कर देंगे, बल्कि जो माई इरिटेशन वैनिस्ड है, इसी को इसी फॉर्म में दूसरे तरीके से करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि जो दिया हुआ है ना सेंटेंस, उसको वही चेंज में मान लो, ठीक है। तो उसको उसी फॉर्म में चेंज करना है, आपको इसमें चेंज नहीं करना। जैसे माई इरिटेशन वैनिश, तो आपको लग रहा है ना कि माई इरिटेशन जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी जो मेरा जो इरिटेशन है, और वैनिश्ड जो है वो V3 में है। तो आपको क्या करना है कि इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो वैनिश को क्या करना है कि आपको इसको क्या करना है कि V1 में ला देना है और माई इरिटेशन को उसी में रखना है, यानी इसको सिर्फ चेंज कर देना है। तो माई इरिटेशन वैनिश्ड, अब यहाँ पे V3 है तो कहीं ना कहीं V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिड माई इरिटेशन वेनिश। डिडोंट तो कहीं पे नॉट नहीं लिखा हुआ, तो डायरेक्टली भी हम बना सकते हो कि नॉट नहीं है, तो नॉट वाला ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में बेसिक आपको याद रखना है कि जैसा वर्ड है ना, उसको उसी में चेंज करना है। बस ये जो वर्ब है वैनिस्ड, इसको क्या करना है कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लाना है और इसी के अकॉर्डिंग बाकी सेंटेंस को सेट कर देना है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है कि द चिल्ड्रेंस बिहेवियर ऑन द सबवे वाज। अब ये देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आप इसको अगर आपने पैसेज को पूरे अच्छे से समझा है तो आप इसे अच्छे से बना सकते हो। तो मैंने क्या कहा है आपको कि आपको पैसेज समझना है और फिर उत्तर देना है। तो मैं आपको कहूँगा कि इन क्वेश्चंस का आप उत्तर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ये आपसे 100% बनना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप समझिए कि कुछ नहीं जानते। जो मैंने मेथड दोस्त बताया उसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द मैन चिल्ड्रेंस फादर रिएक्ट टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रन। ये भी पूरा पैसेज में मेंशन है, ये भी 100% बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस है ना जो टफ थे, बाकी सारे इजी हैं। और अब देखना, आप घर पे ट्राई करना, आपसे सारे प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ ये सही होगा, आप आंसर देना। मैं कह रहा हूँ आपको कि 90% क्वेश्चंस आपके सही होंगे। अगला देखो, इट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द मैंस बिहेवियर डैट वाज। ये भी उसमें मेंशन है, ये भी 100% बनेंगे क्वेश्चन। आप सिर्फ ट्राई करो घर पे। अगला भी है, वेन द राइटर लर्नड द ट्रूथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो पूछ रहा है जो राइटर है उसके, मैंने पहले क्या बोला था कि राइटर को यानी पैसेज पढ़ने के समय में ही कहानी को समझ लेना। आप कहानी को समझे रहेंगे तो आपको फिर से पैसेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कहानी को नहीं समझेंगे तो फिर से आप पैसेज को पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आपको डायरेक्टली इसके उत्तर आएंगे, और अगर आपने नहीं समझा पैसेज को तो सीधे इसको हाईलाइट करना है कि अर्न्ड द ट्रूथ, यानी उसने सच्चाई से क्या हासिल किया, प्रश्न पूछ रहा है। आप पैसेज पढ़ोगे, आपसे 100% ये भी क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको घर पे ट्राई करना, थोड़ा समय लेना, डेफिनेटली आपके सही होंगे। अगला है,
द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इज, मैंने क्या बोला था कि कहानी पढ़ने के साथ साथ आपको समझना है और समझने के साथ ऑथर की क्या उसमें राय है इसको भी जानना है। फिर से कहूँगा कि आपको पैसेज पढ़ना है और ये भी प्रश्न 100% बनेंगे, नो डाउट कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ा हिंदी समझ में नहीं आती तो हो सकता है कि आप कहानियों का मतलब थोड़ा अलग निकाल लेंगे, लेकिन आपको समय देना है। आपको दोस्त 15 मिनट 20 मिनट अगर दोनों पैसे समझने में लग रहे हैं ना, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर हम 20 मिनट में पैसे समझ जाएंगे तो 10 मिनट हमारे लिए इनफ है इस 30 क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग या सीटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस पे ईमेल करना, आप अपना क्वेश्चंस नाम लिखना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये 45 मिनट का वीडियो बन चुका है। और अगर आप में से कोई का डाउट हो तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।